जुड़ सकते हैं, विभिन्न हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, नगरीकरण में वृद्धि के कारण अधिक से अधिक धरातलीय सतह को पक्की सतह में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके कारण होने वाली विकिरण प्रारूप परिवर्तन में सम्मिलित है। क्या सतह का एल्बिडो बढ़ जाता है? सतह पर प्राप्त होने वाले सकल सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्य तप क्या है? जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, जो विकिरण होता है, उस ऊष्मा की मात्रा है जो पृथ्वी को प्राप्त होती है। और एल्बिडो क्या है दोस्तों? एल्बिडो वह गुण है, वह लक्षण है किसी भी सतह का जिस लक्षण के द्वारा किसी प्रकाश को या ऊर्जा को या ऊष्मा को वो परावर्तित करती है। तो ऊष्मा को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है, विकिरण को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो उसी को हम कहते हैं। अर्थात एल्बिडो जितना ज़्यादा होगा किसी सतह का, उतना ही ज़्यादा जो ऊष्मा होगी वो परावर्तित होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा ऊर्जा या विकिरण ऊष्मा वो परावर्तित होगी। तो आपको पता है कि पक्की सतह परिवर्तित करने के लिए उसमें सीमेंट, कंक्रीट आदि लगाया जाता है। तो कंक्रीट लगाने से क्या होगा? एल्बिडो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एल्बिडो कम होगा तो जो ऊष्मा होगी वो अवशोषित हो जाएगी, वो परावर्तन कम होगा, एल्बिडो कम हो जाएगा। तो एल्बिडो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सतह पर प्राप्त होने वाले सकल सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऊष्मा अवशोषित होने लगेगी ज़्यादा, एल्बिडो कम हो जाएगा, तो परावर्तन कम होगा, तो अपने आप ताप की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन ऑप्शन में से केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। आपने सुना होगा नगरीय ऊष्मा द्वीप। क्या? नगरीय ऊष्मा द्वीप। द्वीप क्या होता है दोस्तों? वैसे द्वीप का अर्थ जो होता है, जो ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, वो द्वीप कहलाएगा। नदी द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ हो। वहीं नगरी द्वीप क्या होगा? नगरी द्वीप वो होता है, इसका मतलब है कि चारों तरफ जो भी इस नगरी द्वीप के बाहर की चीजें होंगी वो असमान होंगी। वो असमान होंगी। असमान मतलब क्या होंगी? वो ठंडी रहेंगी। ठीक है, ऊष्मा यहां पर ज्यादा रहेगी। ये ऊष्मा जो ज्यादा रहती है उसका कारण यही रहता है कि नगर में जो भवन रहते हैं वो जब कंक्रीट या अन्य जो पदार्थों के बनाए जाते हैं, उनसे क्या होता है कि एल्बिडो कम हो जाता है। जब एल्बिडो कम हो जाएगा तो ऊष्मा ज्यादा अवशोषित होगी, परावर्तित कम होगी, और इससे क्या होगा? टोटल जो शहर का तापमान होता है बढ़ जाता है आसपास के तापमान की अपेक्षा। तो आसपास तापमान कम हो जाता है और शहर का तापमान बढ़ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? हम नगरीय ऊष्मा द्वीप कहते हैं। अगला, भारत की लाल मृदा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है या हैं? तो पहला है, लौह तत्व की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल हो जाता है। यह बिल्कुल सही है, उसमें लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, यह छिद्र युक्त होने के कारण उपजाऊ है। ये गलत है। ठीक है, छिद्र युक्त तो होता है, छिद्र युक्त होने के कारण उपजाऊ नहीं होता है। छिद्र युक्त होता है तो इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण कि यह उपजाऊ नहीं रह जाता है। तीसरा क्या है? इसमें लोहा, चूना तथा नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह भी गलत है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है दोस्तों। लोहा तो पाया जाता है, चूने की भी थोड़ी बहुत मात्रा रहती है, लेकिन नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं पाया जाता। और नाइट्रोजन न पाए जाने के कारण यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसका केवल पहला ही सही है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की जैविक विधियां हैं? तो मृदा संरक्षण की जैविक विधियां ये तीनों ही दोस्तों हैं। ठीक है, तीनों ही हैं, तीनों सही होगा। देखिए, मृदा संरक्षण की 2 विधियां अपनाई जाती हैं। 2 विधियां मृदा संरक्षण की हैं, एक जैविक है और एक यांत्रिक है। जैविक विधि जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। यांत्रिक जो विधि है वो जैविक विधि को ही
प्रेरित करने का काम करती है। जैविक विधि अच्छे से मृदा संरक्षण कर पाए और अच्छे से कर पाए, इसके लिए यांत्रिक विधि अपनाई जाती है। जैविक विधियों में वनारोपण आता है, कंटूर कृषि या समोच्च रेखी कृषि आती है। समोच्च रेखी कृषि क्या होती है? इस तरह की संरचना बना दी जाती है, ठीक है, इस तरह से जोत बना दिए जाते हैं कि यहां बीच में जल संरक्षित, मृदा जल संरक्षित रहे, जिसके कारण कि मृदा में जो जैविक पदार्थ हैं वो संरक्षित रहे और जल को भी साथ साथ संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा मल्चिंग विधि हो गई और सस्यावर्तन हो गया। मल्चिंग, सस्यावर्तन में क्या करते हैं? दो असमान गुणों वाले पौधों को एक साथ लगाते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक से मृदा का जो जैविक पदार्थ है उसमें वृद्धि होती है, मृदा में जो उत्पादकता है, उपजाऊपन है वो बना रहता है, और दूसरा हमको उत्पादन भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ले कृषि भी जैविक कृषि है। ले कृषि में क्या करते हैं कि जैसे घास है, घास के बाद अनाज लगा दिया, इधर अनाज लगा दिया, फिर घास, फिर अनाज। तो इस तरह से भी जल को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है और मृदा को कम से कम जल के द्वारा हानि हो, मृदा का कम से कम अपरदन हो, यह प्रयास किया जाता है। इसी तरह मल्चिंग विधि में क्या किया जाता है? मल्चिंग विधि में जो विभिन्न फसल हैं, फसलों के कुछ भाग को या ठूंठ को छोड़ दिया जाता है खेतों में, ठीक है, छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वर्षा जल या आदि प्रभावों से जो मृदा है वो उसका क्षरण न होने पाए, मृदा का अपरदन न होने पाए, इसके लिए मल्चिंग विधि अपनाई जाती है। इसके अलावा यांत्रिक विधि में क्या आता है दोस्तों? यांत्रिक विधि में जैसे कुंड निर्माण हो गया, इस तरह के ढलान में लास्ट में कुंड का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे जल बहने नहीं पाता और जल यहां पे संरक्षित रहता है, ठीक है, और जैविक पदार्थ भी इस तरह से संरक्षित रहते हैं। ये हो गया। इसके अलावा सीढ़ीदार जलमार्ग जो बनाए जाते हैं उसमें भी कंट्रोल किया जाता है, जल के बहाव में मृदा के बहाव को कंट्रोल किया जाता है। सीढ़ीदार मेड़ बनाए जाते हैं, इसी तरह से सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है? यांत्रिक विधियां हैं। तो जैविक विधियां, यांत्रिक विधियां, समझ में आ गया होगा आपको तीनों इसमें। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज क्या है दोस्तों? आपको मैं स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम अर्धचंद्र जो है उसके बारे में बता देता हूं। स्वर्णिम त्रिभुज जो है वो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। अभी मानचित्र में हम आपको दिखा देते हैं। म्यांमार जो बीच में रहेगा, थाईलैंड नीचे, और यहां पर लाओस, आपका राइट साइड लाओस रहेगा। ये तीनों मिलकर के इनकी जो सीमाएं हैं एक जगह लगती हैं और यहीं पर एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ ईरान है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है। यहाँ पर एक पेटी पाई जाती है, अर्धचंद्राकार पेटी जिसको कहते हैं, इसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं या स्वर्णिम अर्धचंद्र पेटी कहते हैं। ये दोनों ही क्षेत्र जो है ओपियम, अफीम और अफीम के उत्पादन के लिए, देखिए ये जो रीजन है मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं। ये जो रीजन है गोल्डन ट्रायंगल है ये, और यह है गोल्डन क्रिसेंट। ये अर्धचंद्राकार पेटी है और ये है ट्रायंगल त्रिभुजाकार पेटी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में, गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ही ओपियम जो है, अफीम और अन्य जो ड्रग्स हैं, हेरोइन आदि का कारोबार सीमित हो गया। ये म्यांमार है। यहाँ म्यांमार की राजधानी आप जानते रहिए न्यापीटा है, पहले यंगून थी, अभी न्यापीटा है। नीचे थाईलैंड है जिसकी राजधानी बैंकॉक है, और दाहिने साइड लाओस है जिसकी राजधानी वियंतियान है। इस चीज को याद रखिएगा कि दो नदियां, एक रोक नदी और मेकांग नदी, दोनों यहां पर आकर मिलती हैं और यहीं पर इन तीनों देशों की सीमाएं भी मिलती हैं, जिससे यहां पे एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण होता है। इसीलिए CIA जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इस क्षेत्र को गोल्डन ट्रायंगल इसने नाम दिया है और इस क्षेत्र को गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। इस क्षेत्र में क्या है? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये मिलकर के अर्धचंद्राकार एक पेटी बनाती हैं। इन तीनों के क्षेत्र जो हैं ये भी अफीम के व्यापार के लिए फेमस है। वर्तमान में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है, वहीं म्यांमार दूसरे स्थान पर अफीम के उत्पादन में। ये दोनों ही क्षेत्र अफीम और अन्य ड्रग्स के उत्पादन और उसके व्यापार के लिए, अवैध व्यापार के लिए जाने जाते हैं।
तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये 3 देश आते हैं। तीनों का क्रम आप याद रखिएगा, कभी कभी अगर पूछ लिया तो याद रहे, सबसे बीच में जो है म्यांमार रहेगा, नीचे बॉटम में थाईलैंड, और यहां पर जो सीमा है लाओस की है राइट साइड में। तो ये मिलकर के गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। एक गोल्डन ट्रायंगल भारत के संदर्भ में भी कहा जाता है। भारत में जो गोल्डन ट्रायंगल है वो विख्यात है, सुप्रसिद्ध है, कुख्यात नहीं है। पर्यटन के लिए जाना जाता है। दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनता है। ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, भारत के संदर्भ में है। वैश्विक संदर्भ में जो गोल्डन ट्रायंगल है जो कि CIA यूज करती है, वो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के लिए, उन तीनों से बने ट्रायंगल के लिए यूज करती है। अगला प्रश्न है, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां, देखिए हम नदियों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। उसमें समस्त पहले उत्तर भारत की नदियां, फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक चीज बता देंगे। हो सकेगा तो उसमें बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मैप तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो 3 राज्य हैं, वहां पर विस्तारित है। इन 3 राज्यों में बहती है और इसके बाएं किनारे से हेरांगी, हेमवती, शिम्स, अर्कावती और दाहिने किनारे से भवानी, अमरावती, काबनी, लक्ष्मण तीर्थ, ये मिलती है नदियां। ये सहायक नदियां हैं इसकी। तो कावेरी इसका उत्तर है। गोदावरी नदी दोस्तों, ये जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर भारत की या संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के पास से एक झरना है, वहां से निकलती है और महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वही महानदी की बात करें तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसके समीप धमतरी जिला है, वहां से सिहावा या सिहाड़ा नामक पर्वत से इसका जन्म होता है, इसका उद्भव होता है। इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध, जो मानव निर्मित बांध है, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड डैम बना हुआ है। संबलपुर जिला है उड़ीसा का, उसी के पास यह डैम स्थित है। आपका क्रम बिगड़ने न पाए इसलिए कह रहा हूं, मतलब कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया था, घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसके प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। स्वदेशी में क्या किया गया था? एक प्रकार स्वदेशी अपने यहाँ के, अर्थात जो देश में सामान बनाया जाए उसका उपयोग करना, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय विचार, इनकी जो है वकालत की गई कि हाँ, जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं, जो ब्रिटेन का विचार, न केवल वस्तु बल्कि विचार, उसका भी बहिष्कार करना। तो स्वदेशी और बहिष्कार दो अलग अलग चीजें थी, दो अलग अलग शब्द थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से पूरकता थी, पूरक संबंध था। अर्थात स्वदेशी के बिना बहिष्कार नहीं संभव था और बहिष्कार के बिना स्वदेशी नहीं संभव था। इसका सीधा सीधा सा अर्थ था कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी विचारों का, विदेशी शिक्षा का त्याग करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। ठीक, तो अरविंद घोष का जो पत्र था वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रवाद के उभार में सबसे बड़ा योगदान रहा पत्र पत्रिकाओं का। उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो जो ब्रिटिश राज का जो अत्याचार हो रहा था, चाहे वो आर्थिक जो दोहन हो रहा था यहाँ का, चाहे वह सामाजिक, चाहे वो राजनैतिक, चाहे जिस तरह का अत्याचार हो रहा था, सभी वो अपने पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे। और यहां तक कि यही नहीं लिखते थे बल्कि इनसे मुक्त कैसा हुआ जाए इसका भी वह सुझाव वहां प्रस्तुत करते थे। तो राष्ट्रवाद की नींव ही पड़ी पत्र पत्रिकाओं से, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों तक उनकी पहुंच हो सकी, और जिसके कारण कि राष्ट्रवाद को एक ऊर्जा मिलती थी।
तो इन पत्र पत्रिकाओं से सवाल पूछा ही जाता है यूपीपीसीएस में, इसलिए याद रखिएगा। अरविंद घोष का वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका और सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। अब यहां पर सवाल क्या पूछा है, सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। पत्र पत्रिकाएं बहुत छपी, लेकिन सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र की, याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक जो संजीवनी थी, इसमें सर्वप्रथम विदेशी या ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया। इसके अलावा बाकी जो पत्रिकाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। अरविंद घोष का जो पत्र था वंदे मातरम, यह बंगाल में बंगाली भाषा में था दोस्तों, ठीक है। 1905 में ही जिस समय यह घोषणा हुई थी, उसी समय यह काफी चर्चित हुआ, काफी यह लोकप्रिय हुआ वंदे मातरम, जो अरविंद घोष के द्वारा निकाला जाता था, इंग्लिश में निकाला जाता था, याद रखिएगा। वंदे मातरम किस भाषा में निकाला जाता था, इंग्लिश भाषा में। फिर तीसरा आता है आपका मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, यह भी काफी फेमस पत्रिका थी, लेकिन इसको जो है 20 फरवरी 1868 में, अर्थात बहुत पहले बांग्ला भाषा में इसको शुरू किया गया था। दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। देखिए याद रखिएगा, शिशिर घोष भी पूछ सकता है और मोतीलाल घोष भी पूछ सकता है। अमृत बाजार पत्रिका, तो याद रखिएगा दोनों ही सही होंगे, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाई थे, दोनों बांग्ला भाषा में इसको निकालते थे। और यह पत्रिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूछता है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने, याद रखिएगा 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, इसने भारतीय जो पत्र उसमें निकल रहे थे, राष्ट्रवादी पत्र निकल रहे थे, उनमें प्रतिबंध एक प्रकार से इस एक्ट के द्वारा लगाने का प्रयास किया गया। तो यह एक ऐसा साप्ताहिक, ये ऐसा पत्रिका थी अमृत बाजार, जिसने रातों रात इस एक्ट के जो प्रावधान से उससे बचने के लिए रातों रात पहले बांग्ला भाषा में छपती थी, लेकिन जैसे ही ये कानून लागू हुआ अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा। अगला है सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। देखिए डॉन जो है ये सोसाइटी थी, एक डॉन सोसाइटी, इसको सतीश चंद्र मुखर्जी ने इसका निर्माण, इसकी स्थापना की थी 1902 में कलकत्ता में। इसका मुख्य कारण दोस्तों समाज सेवा था, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है डॉन सोसाइटी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत के, वो इस सोसाइटी से बहुत ही प्रभावित थे। इस सोसाइटी का उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था, कई जगह इन्होंने जिक्र भी किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चारों के बारे में हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अलाउद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो ये पूछता है यूपीपीसीएस में, अक्सर क्रम पूछ लेता है कि कौन सा वंश सबसे पहले रहा, कौन सा वंश तीसरे, दूसरे, चौथे नंबर पे। तो याद रखिएगा GKTSL, इस क्रम को याद रखिएगा, GKTSL, ठीक है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। जो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे, GKTSL, GK मतलब आप जानते हैं जनरल नॉलेज, TSL याद रखिएगा। जी से गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस ढंग से याद रखिएगा, याद रहेगा क्रम संस्थापकों का भी। तो यहां पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई केंद्रीय सेना का गठन किया। इनमें से यह पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो यह तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि उसने सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था। सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य शासन या शासन था कह लीजिए, उसका मूल आधार ही सेना था। उसने बहुत चीजें बदली थी, हुलिया प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा, जो बाद के जो महान शासक हुए, चाहे शेर शाह सूरी हो, चाहे अकबर हो, उन्होंने भी घोड़ा को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा इसकी जो है लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो लागू की थी, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, बाद में पूछता भी है कि किन किन राजाओं ने घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा अपने यहां लागू की सैन्य शासन में। तो शेर शाह सूरी, अकबर भी उसमें शामिल थे।
तो पहला ही गलत हो गया, उसने स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था, अस्थायी केंद्रीय सेना का गठन नहीं किया था। पहला ही इसका आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा लागू की। तो पूछेगा नगद, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने दाग व हुलिया प्रथा चलाई, घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। अंतिम अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने मुस्तक राज का गठन किया। बिल्कुल सही है, दीवाने मुस्तक राज का उसने गठन किया। लगान और कर वसूली के दोष को समाप्त करने हेतु। किस लिए किया था? लगान और कर वसूली में जो दोष थे उनको समाप्त करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज विभाग नामक विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इस दो प्रकार के नए कर इसने अधिरोपित किए। कौन कौन से? घरी कर और चरी कर। यह भी पूछता है घरी कर और चरी कर किसने अधिरोपित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका शासनकाल दोस्तों 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। इसका जो संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था, इसका चाचा था वह, जिसकी ये हत्या कर देता है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा जो पद्मावत आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा उसने अपने चाचा का जो है वध कर दिया था, मार दिया था उनको सत्ता हथियाने के लिए। जलालुद्दीन खिलजी का जो समय रहता है 1290 से 1296 तक रहता है। उसके बाद ये मार करके सत्ता पर काबिज हो जाता है 1296 से 1316 ईस्वी तक यह रहता है। इसके बचपन का नाम पूछता है दोस्तों, उलूग खां इसके बचपन का नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, उलूग खां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संगम युग। देखिए संगम युग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो संगम युग के बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जो डिटेल वीडियो होगा उसमें देख लीजिएगा। यहां पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? देखिए दोस्तों सबसे पहले संगम युग होता है क्या जान लीजिए। देखिए संगम नाम जो पड़ा है, संगम मतलब कई लोग मिल जाएं आकर, जैसे गंगा यमुना का संगम, दो नदियों का संगम, कई लोग मिलकर गोष्ठी करें उसको संगम। तो यहां पर क्या होता था, एक प्रकार से सेंसर बोर्ड बैठता था। अगर कोई साहित्य हमको छपवाना है, उसको प्रकाशित करवाना है, तो एक गोष्ठी होती थी, संगम होता था, वहां पर बहस होती थी उस पर, और वहां से जब पारित हो जाता था कि हाँ अब आप इसको संकलित कर सकते हो, इसका संपादन कर सकते हो, तब जाकर के कोई साहित्य वहां से निकलता था। तो दक्षिण भारत में एक कालखंड रहता है पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक, अर्थात 100 ईस्वी से लगभग 250 ईस्वी तक। इस समय को संगम युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और संगम साहित्य या इस समय जो साहित्य यहां से पारित हुए उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो तमिल और इस समय जो साहित्य लिखे गए उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिल भाषा में मुख्यतः लिखे गए थे। 3 राज्य संबंधित थे इससे, तीन राज्यों से संबंधित थे, चेर, चोल और पांड्य। ये तमिल साहित्य थे, इसमें 3 वंशों के बारे में उल्लेख है, चेर, चोल और पांड्य। और कुल 3 संगम हुए थे दोस्तों, 3 संगम कुल हुए थे, अर्थात 3 ऐसी कुल गोष्ठियां हुई थी। पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी, याद रखिएगा। चेर, चोल, पांड्य 3 उस समय राजा थे जिनका उल्लेख है इसमें साहित्यों में, लेकिन पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये संगोष्ठियां हुई थी, ये संगम हुआ था। कुल 3 संगम हुए थे, जिसमें से आपको याद रखना है जो पहला संगम हुआ था वह मदुरै में हुआ था, तमिलनाडु में। अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा कपाटपुरम या अलवे में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष अगस्त ऋषि ही थे। बाद में तोलक्का पियर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, तो 2 लोग इसके अध्यक्ष थे। और यह कपाटपुरम या अलवे जिसको कहते हैं वहां हुआ था। और तीसरा फिर से मदुरै में होता है। तो पहला और तीसरा मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में। पहले और दूसरे में जो अध्यक्ष रहते हैं अगस्त मुनि रहते हैं, अगस्त ऋषि रहते हैं, लेकिन दूसरे में बाद में तोलक्का पियर भी अध्यक्ष बनते हैं। तीसरा वाला जो मदुरै में होता है, तीसरा संगम, वो उसके अध्यक्ष नक्कीर रहते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो पहला संगम था उसमें कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। पहले संगम का कोई भी साहित्य मौजूद या उपलब्ध नहीं है।
दूसरे संगम का एकमात्र साहित्य उपलब्ध है, वह है तोलक्कापियम। जो इसके अध्यक्ष थे तोलक्कापियर, उन्हीं का एक ग्रंथ है तोलक्कापियम। यह केवल यही काव्य उपस्थित है। और तीसरे अगर की बात करें तीसरे संगम की, तो ढेर सारे साहित्य इसके उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्यतः तीन का नाम प्रमुख है और यही तीनों, इन्हीं तीनों का महत्व भी है। क्या क्या? सिलप्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। सिलप्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि बहुत इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम आपको पूरी कहानी सहित डिटेल में संगम युग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी यहां पर फिर से लौट आते हैं। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? तो दोस्तों मणिमेखलई, मणिमेखलई यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मणिमेखले संगम युग के बौद्ध ग्रंथ से संबंधित, जिसके लेखक कौन थे? बौद्ध अन्न व्यापारी शीतलय सत्तनार, शीतलय सत्तनार। और इसे बौद्ध पुस्तक इसीलिए माना जाता है। और इसकी कथा दोस्तों वहां से आरंभ होती है जहां से सिलप्पादिकारम की कथा समाप्त हो जाती है। इसलिए हम यहां पर कथाएं न बताते हुए यहीं पर आपको इतने पे ही रोकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? ऑप्शन है संवाद कौमुदी, बंगदूत, समाचार दर्पण और समाचार चंद्रिका। जैसा कि आपको मालूम है, आप हर कोई जानता होगा संवाद कौमुदी, तो लेकिन यही नहीं याद रखना है कौन निकालता था, कौन प्रकाशित करता था। तो संवाद कौमुदी को यह बंगाली साप्ताहिक था। सबसे पहली बात तो यह भी पूछा है कई बार कि साप्ताहिक था कि मंथली था, मासिक था, या फिर रोजाना वाला था, दैनिक था। तो यह साप्ताहिक पत्र था संवाद कौमुदी, और यह किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र भी था। 1821 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। ठीक है, इसके बाद राजा राममोहन राय की एक महत्वपूर्ण पत्रिका और थी, याद रखिएगा, मिरातुल अखबार। 1822 ईस्वी में उन्होंने उसको संपादित। तो क्रम भी याद रखिएगा, संवाद कौमुदी 1821, फिर 1822 में मिरातुल अखबार। इन्हीं कोशिशों के कारण राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। किसे राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। देखिए, बंगदूत भी राजा राममोहन राय की ही रचना थी। बी जो ऑप्शन है, बंगदूत भी राजा राममोहन राय की ही का ही साप्ताहिक था। यह कलकत्ता से छपता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको 4 भाषाओं में छापा जाता था, बंगाली, हिंदी, उर्दू और बनारसी। बंगाली, हिंदी, उर्दू और बनारसी साप्ताहिक था, बंगाली साप्ताहिक। 1829 से इसको कलकत्ता से संपादित किया राजा राममोहन राय ने 4 भाषाओं में। फिर आता है समाचार दर्पण। आपका समाचार दर्पण के बारे में जान लीजिए। 1818 में श्री रामपुर के पादरियों ने इसको छापना शुरू किया था, समाचार दर्पण को 1818 में। और समाचार चंद्रिका यह 1822 में छपना स्टार्ट हुआ। इसका संपादन भवानी चरण बंदोपाध्याय ने किया था, जो कि पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। वो पहले जो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे, पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। बाद में इनकी खटपट हुई थी, अनबन हो गई थी राजा राममोहन राय से। तो बाद में इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक नई पत्रिका का संपादन इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे भारत का पहला समाचार पत्र यदि पूछ लिया जाए, भारत का पहला समाचार पत्र, तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था, भारत का पहला समाचार पत्र। वहीं पूछा जाए कि भारतीय भाषा में निकला हुआ पहला समाचार पत्र, तो समाचार दर्शन। यह 1818 में कैरे और मार्शमैन इन्होंने निकाला था। भारतीय भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र था समाचार दर्शन। इतनी चीजें याद रखिए, इतना ढेर सारा आपको फैक्ट इस क्वेश्चन में मिल गया। जो बचेगा बाद में क्वेश्चन होते रहेंगे, वो जो छूटा छाटा रहेगा सब होता जाएगा, कुछ बचेगा नहीं कोई मिला करके। कहने का अर्थ यह है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? पहला है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है।
सही है, बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। पिछला वीडियो आप देखिएगा, हमने सब बताया किसमें क्या है, कठोर और कौन किसका उपनिषद है, यह भी बताया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। तो जो दोस्तों मैं एक वीडियो में बता दूंगा, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे समय जाया होगा। तो आप, इसीलिए मैं कहता हूं सर सभी वीडियो देखते रहिए। जहां पे हमने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चीजें छूटी हैं वही मैं बताऊंगा। जैसे ये आ गया, डी कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है, और यही गलत है दोस्तों, यही गलत है। बाकी तीनों सही हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से, याद रखिएगा। बृहदारण्य पूछेगा, याज्ञवल गार्गी का प्रसिद्ध संवाद किसमें है, तो बृहदारण्य उपनिषद में है। कहां पर किस उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर है यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन किसमें है, तो कठोपनिषद में है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण, ये गलत है। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, बाकी सभी वेद मात्र पद्य में पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। तो लेकिन इसमें अगर यह पूछा जाए कि यजुर्वेद में भी आपको ऑप्शन आ जाएगा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो भाग हैं इसके, शुक्ल और कृष्ण। देखिए, इन दोनों शाखाओं में जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है वह सिर्फ पद्य में है जैसे कि अन्य वेद हैं, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है दोस्तों वह गद्य और पद्य दोनों में है। तो यह आपको याद रखना है, शुक्ल यजुर्वेद यह उत्तर भारत में प्रचलित है, कृष्ण यजुर्वेद यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद तो गद्य पद्य में है, आप जानते हैं दोनों में, लेकिन यदि पूछा जाए कि कौन सा गद्य और पद्य दोनों में है और पूछ लिया जाए शुक्ल और कृष्ण दोनों, तो वहां पे आप कृष्ण यजुर्वेद को टिक करेंगे, वही आपका सही आंसर होगा। तो और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का ग्रंथ का नाम दोस्तों शतपथ ब्राह्मण नहीं है, उसका नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। जबकि शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है, यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने INA के कैदियों के पक्ष में चलने वाले, जो लाल किले के मुकदमे के नाम से फेमस है, उस मुकदमे की पैरवी की? INA इंडियन नेशनल आर्मी, उनके जो कैदी थे उनके पक्ष में चलने वाले लाल किले के फेमस जो प्रसिद्ध मुकदमा था उसकी पैरवी इनमें से किसने की थी? तो चारों ही इसका उत्तर होगा। आसफ अली, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, इन चारों ने ही पैरवी की थी। 1945 में यह मुकदमा चला था, क्रम यह इसलिए सन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के सैनिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त जो थे दोस्तों याद रखिएगा, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। यह भी पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान। इन पर सरकार की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक बचाव समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व जो कर रहे थे भूला भाई देसाई कर रहे थे, और इस समिति में अन्य जो वकील थे उसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, यहां पर आसफ अली दिया है, आसफ अली भी लिख देता है, अरुणा आसफ अली, ये सभी वकील थे इस समिति के, बचाव समिति के। ठीक है, यह एक ऐसा मुकदमा था दोस्तों, महत्वपूर्ण मुकदमा, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 30 वर्ष बाद फिर से वकील या बैरिस्टर की पोशाक पहनी थी।
तो यह ऐसा महत्वपूर्ण मुकदमा था। इसमें अंत में क्या हुआ, लोगों ने, जो समिति के लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तर्क दिए, लेकिन फिर भी जो जज थे उन्होंने इन तीनों को, जो हमने आपको नाम बोला, मृत्युदंड की सजा सुना दी। लेकिन भारत में इसका बहुत ही घोर विरोध हुआ, जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसी में वो नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तब जो तत्काल वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और जो मृत्युदंड दिया गया था उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये थी पूरी कहानी इसकी। अगला प्रश्न, अगला मिलान करने को है, विभिन्न लोग हैं और किस षड्यंत्र से या किस कांड से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों ही दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए हैं। 1908 में जो हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि बंगाल विभाजन के बाद जो विद्रोह हो रहा था कलकत्ता या बंगाल में, तो वहां पे कलकत्ता का जो मजिस्ट्रेट था, किंग्सफोर्ड उसका नाम था, उसने जो लोग पकड़े जाते थे बंगाल विभाजन में, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उनको बहुत ही यातना वाला जो है यह सजा देता था। बहुत ज़्यादा इसने अत्याचार किए थे, ऐसे ऐसे इसने निर्णय दिए थे। तो इसका जो है अंग्रेजी शासन ने प्रोन्नत किया, इसको प्रमोशन दिया, प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर में इसको सत्र न्यायाधीश बना दिया। तो उस समय एक युगांतर समिति कार्य कर रही थी, एक गुप्त समिति थी, एक गुप्त संस्था चल रही थी क्रांतिकारियों की, युगांतर नाम था। उसी से ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। खुदीराम बोस मात्र 19 वर्ष, लगभग 19 वर्ष के थे उस समय जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इसको मारना है, अर्थात किंग्सफोर्ड को गोली और बम से मार देना है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को इसके लिए चुना गया। ये लोग गए, इन्होंने अच्छे से पहले पहचान लिया कि कौन सी बग्घी है, किस बग्घी से किंग्सफोर्ड निकलता है। यहां तक कि खुदीराम बोस स्वयं उसके कार्यालय जाकर के उसको पहचान लिया। लेकिन रात का अंधेरा था, बग्घी आ रही थी, इन्होंने सोचा कि वही बग्घी है जो जिसमें किंग्सफोर्ड बैठता है, लेकिन वो बग्घी कोई दूसरी बग्घी थी, उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं रहती हैं। और खुदीराम बोस बम से हमला कर देते हैं और उन 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है। अंग्रेज इनका पीछा करते हैं। जो प्रफुल्ल चाकी रहते हैं ये खुद को गोली मार लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, मृत्यु हो जाती, शहीद हो जाते हैं। जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, इनको फांसी की सजा हो जाती है, फांसी चढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था, इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। 1908 में घटना हुई थी और इसने पूरे विश्व में, यही नहीं ब्रिटेन में भी तहलका मचा दिया था। यह पहली ऐसी बड़ी घटना थी जिसने, और इसका प्रभाव उस न्यायाधीश पे भी, किंग्सफोर्ड पे भी पड़ा। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी, भाग गया यहाँ से। ठीक है ना। तो महत्व था इसका असर हुआ काफी। इसके बाद में और भी घटनाएं देखी गई। हालांकि उस समय ऐसे लोगों को आतंकवादी कहकर पुकारा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। फिलहाल ये आप जानते रहिए, इतनी चीजें फैक्ट से जितने भी रिलेटेड थे इस घटना से वो जान गए आप। दूसरा है सुखदेव। आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी पे चढ़े थे। लाहौर षड्यंत्र कांड में इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उन पर लाठीचार्ज हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका बदला लेने के लिए इन्होंने 1928-29 में क्या किया था, उस समय के जो जेम्स स्कॉट नाम था पुलिस अधीक्षक, उनको मारने का प्लान था इनका। ठीक है। उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और शिवराम ये सभी सम्मिलित थे। लेकिन स्कॉट की जगह इन्होंने गलत पहचान कर ली, उसकी जगह पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। हालांकि बाद में उसमें जो है जेल में काफी घटनाएं घटती हैं, इसके साथ और भी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसका हम बाद में जब इन घटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसमें वर्णन करेंगे, या फिर और भी जो प्रश्न आते रहेंगे उसी अनुसार हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है ना।
अगला है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब किससे जुड़े थे दोस्तों? काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा के लिए हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश जो संपत्ति या ब्रिटिश खजाना था उसको लूटने का एक प्लान था। एक ऐतिहासिक घटना थी। 9 अगस्त 1925 को यह ऐतिहासिक घटना घटी थी और एक ट्रेन में जहां पर डकैती की गई थी, इसके लिए शाहजहांपुर में बैठक हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने बैठक की अध्यक्षता की थी। उसमें अंग्रेजी सरकार का जो खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी। तो एक दल जिसके प्रमुख राजेंद्र नाथ लाहड़ी थे, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ, उस समय जो जिला था, काकोरी रेलवे स्टेशन, लखनऊ से काकोरी रेलवे स्टेशन की तरफ छूटी। याद रखिएगा 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन उसका नाम था। उसकी चेन को खींच लिया। किसने? राजेंद्र सिंह या राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों ने समूची ट्रेन पर धावा बोला और उसका खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने, मुसाफिरों की हत्या आदि करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड या फांसी की सजा सुना दी गई। 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर के काला पानी या आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया। यही काकोरी कांड था। अगला है मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन दोस्तों चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। चटगांव कहां स्थित है? बंगाल में। वहां पर शस्त्रागार जो अंग्रेजों का रहता है उसको ये लोग लूट लेते हैं। इनके द्वारा जो आर्मी बनाई जाती है उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सूर्यसेन की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें कुछ समय के लिए चटगांव से या बंगाल के जो चटगांव था शस्त्रागार लूट करके वहां से अंग्रेजी शासन का अंत कर दिया जाता है। तो एक बहुत प्रभावशाली घटना थी। इसके बाद अन्य घटनाएं इसी प्रकार की देखने को देश में मिलती हैं। काफी इसने हिम्मत जगा दी लोगों के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 दोस्तों, ठीक है ना, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों 1929 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। SHRA के अनेक क्रांतिकारी भी इसमें गिरफ्तार किए गए थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। बाकी आप तो जानते हैं, हमने अभी जिक्र किया लाहौर षड्यंत्र केस का। फिर आपका वायकुम सत्याग्रह जो आता है 1924-25 ईस्वी में, यह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इसके डिमांड, इसकी मांगें लगभग वही गांधी जी की जो रहती थी उसी प्रकार की थी। उसी प्रकार का आंदोलन था, शांतिवादी आंदोलन था। 1924-25 ईस्वी में चलाया गया। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा, TK माधवन, के केलप्पन तथा KP केशव मेनन। ये सभी इसका नेतृत्व करता थे वायकुम सत्याग्रह के। ये मुख्य रूप से दोस्तों जो सामाजिक कुरीतियां थी, खासकर अस्पृश्यता जो थी, उसकी कुप्रथा थी, उसके विरुद्ध चलाया गया था। त्रावणकोर भी पूछ सकता है। त्रावणकोर में मुख्यतः यह चलाया गया था केरल में, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। फिर आपका काकोरी कांड आता है जिसका हमने अभी जिक्र भी किया। 9 अगस्त 1925 क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। फिर नेहरू रिपोर्ट आपकी जो आती है 1928 ईस्वी में आता है। साइमन कमीशन का विरोध और बहिष्कार के पहले ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव जो लॉर्ड बर्कनहेड थे, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती दी थी। उस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया गया था नेहरू द्वारा, और इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 ईस्वी में ये रिपोर्ट आई थी। इसकी जो मेन बातें हैं, जो हम नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 जो सूत्र दिए गए थे वो सब पढ़ाएंगे, तो
तो उसमें हम बताएंगे, या उससे संबंधित जो सवाल प्रमुख आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इतना जान लीजिए। तो सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले 1924-25 में जो आपका वाइकोम सत्याग्रह पहले नंबर पे, फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, और लास्ट में लाहौर षड्यंत्र केस 1929। तो डी 2341 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? चलिए छोड़ते हैं इसको, काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है यह, 2 प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम जोड़ेंगे। ठीक है, काफी लंबा वीडियो नहीं करना है, इतना बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो, ठीक है। जी आप सभी को नमस्कार। दरअसल लाइव आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी आज, अभी सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, सबने उत्तर देना भी स्टार्ट कर दिया। चलिए ठीक है। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इसका मतलब लग रहा है आप लोग नहीं समझ पाए, किसी ने इसका उत्तर सही नहीं दिया है। ठीक है ना, कोई भी उत्तर सही नहीं दे पाया दोस्तों। ठीक है, बी इसका उत्तर होगा, सॉरी, दोनों सदन, सी इसका उत्तर दिया है, सी। ठीक है, अभी दिखा मुझको। जय राय, सबसे पहले आपका उत्तर सी आया है। संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, राज्यसभा में भी है और लोकसभा में। आवाज कम आ रही है क्या? ज्यादा कम तो नहीं है? दरअसल आज आज के लिए प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लैपटॉप चेंज है। जिस लैपटॉप पे मैं आपको लाइव करता था उसमें कुछ खराबी आ गई है, तो बनने के लिए दिया है। तो ये दूसरे लैपटॉप में है, तो मैनेज करना पड़ रहा है आज 1-2 दिन, फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसको कहीं से बढ़ाया जा सकता है क्या? देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी है आवाज़ ठीक है? इसको लग रहा है कि पास रखना पड़ेगा। अभी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तब इसका मतलब है इसको नज़दीक से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 हाथ तो है नहीं, अब कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसमें दरअसल अ, और कोई भी वॉइस जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, और कोई माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दोनों ही सदनों को प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ये बढ़िया प्रश्न है।
डिम्पल सिरोही, ठीक है, आपका उत्तर सही है, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 2 में राज्य स्थापना का अधिकार है। राज्य बनाना मतलब राज्य की स्थापना करना, नए राज्य की स्थापना करना, अर्थात जो मौजूद नहीं है, या फिर बाहर के राज्य को एक राज्य के रूप में शामिल करना जो राज्य नहीं है। ये अनुच्छेद 2 के तहत संसद करती है। जबकि अनुच्छेद 3 में निर्माण का कार्य होता है, जो मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, या दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर राज्य का निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 3 में आता है। तो यहाँ पे भारतीय संसद को नया राज्य बनाने या स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 2 के तहत है। ओके, 3 के तहत नहीं। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। ठीक है, और भारतीय संसद इसमें जब भी संशोधन करेगी, जब भी नया राज्य बनाएगी, तो उसको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 368 के तहत, बल्कि साधारण जो संशोधन होता है प्रक्रिया वही अपनाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाएगा। ठीक है, कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। कन्फ्यूजिंग सवाल है, अक्सर लोगों को 2 और 3 में कन्फ्यूजन हो जाती है, अनुच्छेद 2 और 3 में। कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो यहाँ पर क्लियर कर लें, अभी यहाँ पे ठीक रहेगा, देखते रहेंगे आपके कमेंट। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या फिर राज्यों का यूनियन है? ठीक है, सबका उत्तर सही है भाई, सबने उत्तर सही दिया है, 1-2 को छोड़ करके। और सबसे पहले डिम्पल सिरोही जी का ये उत्तर प्राप्त हुआ है। डी, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है पूरे संविधान में, कल भी हमने आपको बताया था। राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो राज्य हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो भारत है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, आपको पता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे संघ से अपने आप को अलग कर सकें। ये समझौते का परिणाम नहीं, जैसे यूएसए में जो राज्य हैं वो फेडरेशन है, उसमें समझौता हुआ है कि उनको पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है अपने निर्णय लेने के लिए, केंद्र पर निर्भर नहीं है किसी चीज़ के लिए वो। लेकिन भारत में नहीं ऐसा है, भारत में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है जरूरत पड़ने पर प्रत्येक मामले में। तो यहाँ पर राज्यों का यूनियन है, डी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? चारों कथन दिख रहे हैं ना आपको? ठीक है, काफ़ी लोगों ने गलत उत्तर इसका मत दिया है, इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। इसमें जो डी है क्या कह रहा है, इस प्रयोजन के विधेयक संसद में तब तक प्रस्थापित नहीं किया सकता जब तक उससे इस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया। ये सत्य है, आप लोग कैसे इसको गलत कह रहे हैं? सत्य केवल तीसरा नहीं है, हमने आपको बताया ना 368 के तहत ये संशोधन नहीं किया जाता, इसमें साधारण संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संसद को अधिकार प्राप्त है इस पर कि साधारण कानून बना करके बना सकता है। तो सी इसका गलत है, बाकी तीनों ही सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा।
बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये गलत है। चौथा है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो उस राज्य के पास जाएगा, एक राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित करेगा, उस समय सीमा के अंदर राज्य को निर्णय लेना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एकमात्र सांकेतिक है, औपचारिकता मात्र है। राज्य अगर निर्णय इसके विपक्ष में भी ले लेता है अर्थात पक्ष में नहीं लेता है, राज्य मना भी कर देता है, तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया यह अपनाई जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय संविधान में लैंगिक समता के सिद्धांत का कहाँ वर्णन है? भारतीय संविधान में लैंगिक समता का सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर है? एस.के. सरोज, सबसे पहले आपका उत्तर प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त सभी में है, उद्देशिका में, मूल अधिकार, नीति निश्चय तत्व, तीनों में ही इसके सिद्धांत का वर्णन है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं है जहां, वहां अप्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन लैंगिक समता के सिद्धांत का वर्णन है। लैंगिक समता का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल तत्वों में, मूल ढांचे में शामिल है। विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निश्चय तत्वों में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास व भेदभाव से बचाव के प्रावधान वर्णित है। लैंगिक समानता का हर जगह जिक्र है। अनुच्छेद 15 भी कहता है कि लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना में प्रत्यक्षतः लैंगिक समानता का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है। तो समस्त नागरिकों में ये लैंगिक समानता अपने आप आ जाती है। इस रूप में नागरिकों के दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति लैंगिक समानता प्रस्तावना में समाहित है। अनुच्छेद 14 महिलाओं सहित सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य लिंग आदि आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 39 का घ पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। इस तरह इन तीनों में ही निहित है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। प्रदीप पॉल जी का सबसे पहले उत्तर प्राप्त हुआ राष्ट्रपति के द्वारा। अभी आप ये मत कहिएगा उपराज्यपाल वहाँ होता है, वहाँ प्रशासक होता है। ठीक है, होते हैं, लेकिन ये सब राष्ट्रपति के ओर से वहाँ पर प्रशासन करते हैं। तो राज्यों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जाकर वहाँ बैठ नहीं सकता, उसका तो एक ही स्थान है। तो इसके लिए उपराज्यपाल और प्रशासक वहाँ पर बैठाए जाते हैं उसकी तरफ से। राष्ट्रपति प्रशासक होता है संघ राज्य क्षेत्रों का। भारत संघ नहीं है और कारण कथन है, और कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। भारत संघ नहीं है। दूसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या कहना है आपका? विजय प्रकाश उपाध्याय जी, आपका उत्तर सही है। सबसे पहले आपका उत्तर आया और भी कई लोगों ने उत्तर सही दिया इसका। दोनों ही सही है। भारत संघ नहीं है। ठीक है, भारत संघ नहीं है, फेडरेशन नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र
एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर यूनियन दिया होगा तो, अगर यूनियन वैसे देगा नहीं, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं यूनियन देने का, लेकिन मान लीजिए कभी दे दिया यूनियन, तो यूनियन तो है। यहाँ संघ फेडरेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका इंग्लिश वर्जन जब आएगा, इंग्लिश एक बार अवश्य देख लिया करें ऐसे प्रश्नों में आप। फेडरेशन दिया है कि यूनियन दिया है, तो फेडरेशन संभव है कि फेडरेशन ही दिया होगा। तो भारत संघ नहीं है। दूसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है, आर बिल्कुल सही है, और ए की सही व्याख्या कर रहा है। यही कारण है जो संघ होता है उसमें इतनी शक्ति संसद को नहीं प्राप्त होती है, या फिर संविधान संशोधन की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरी शक्ति संसद को प्राप्त है इसमें। इसलिए भारत संघ न होकर यहाँ पर एकात्मक शक्ति प्राप्त हो जाती है संघ भारत को। ठीक है, तो फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन है संघ। तो दोनों ही ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए इसका उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पिछले प्रश्न में? ए गलत नहीं है प्रिंस पटेल जी, ए गलत नहीं है, ए सही है। भारत संघ नहीं है, ठीक है ना, फेडरेशन नहीं है। इंग्लिश वर्जन में फेडरेशन लिखा हुआ है, तो भारत फेडरेशन नहीं है, ठीक है, यूनियन है। यहां पर राज्यों का संघ लिखा होता तब आप सही करते हो उसको, यहां पर संघ लिखा हुआ है। कथन और कारण के संदर्भ में आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, कथन और कारण के संदर्भ में। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हुआ, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। राज्यों का संघ ये दिया होता अगर आपका तो फिर सही होता। ठीक है प्रिंस जी, किसने दिया? विवेक सिंह जी। अच्छा, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभ सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही है। तीनों ही तो सही है, ठीक है, तीनों सही है, 1 2 3। तो अमरीश चंचल जी ने सबसे पहले उत्तर दिया था इसका, तीनों, डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्या आपको कंफ्यूजन रह गई प्रिंस जी? नहीं, किसने गलत दिया है ये? वल्लीवन। विवेक सिंह जी, आपको कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? आपको पता है कि 1948 में एसके धर आयोग, एसके धर कौन थे पता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको नियुक्त किया था, इनके एक आयोग नियुक्त किया था जिसके अध्यक्ष एसके धर थे, और कुल 4 सदस्य थे इसमें। इसने भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है उसकी मनाही की थी और प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इन्हीं के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ये नीचे वाली पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभ सीतारमैया, जेवीपी समिति जिसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू और पटेल और पट्टाभ सीतारमैया, जेवीपी समिति, ये बनी थी। इसने भी एसके धर आयोग की जो भी उन्होंने कहा था उसको माना, और उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, क्योंकि भाषाएं इतनी ज़्यादा हैं देश में कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा तो पता नहीं कितने राज्य बढ़ जाएंगे भारत में। ठीक है, हर एक जिले में हर एक गांव में अलग अलग भाषा हो जाएगी आपको। ऐसे ऐसे गांव हैं, 1-1 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती रहती है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, इसीलिए ये कहा गया था। हालांकि बाद में 1953 में आपको पता है घटना कि पुट्टी रामुल्लू, जो कि हैदराबाद में चल रहा था मद्रास से अलग करने के लिए, मतलब कि भाषा के आधार पर गठन करने के लिए, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सरकार को झुकना पड़ता है। नहीं, टाइमिंग नहीं चेंज की है प्रिंस तिवारी जी, ये आज थोड़ा लेट हो गया, लाइव नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, अभी सब ठीक है। तो इसके बाद फजल अली आयोग गठित होता है, जिसमें 2 और सदस्य रहते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और
के.एम. पडिक्कर, ये 3 लोगों की समिति बनती है और अंततः भाषाई आधार को स्वीकार किया जाता है, लेकिन आंशिक रूप से, अर्थात एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाता है। 1953 में ही जब रामुलु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार ने झुक करके हैदराबाद का गठन कर दिया था 1953 में ही, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन जो पहला था भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद फजल अली आयोग गठित हुआ, उसके आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस तरह से 20 राज्य अस्तित्व में आए, फिर धीरे धीरे परिवर्तित होता गया जी 54 दिन के भूख हड़ताल के बाद। तो इसका जो है तीनों ही सही होगा, सभी तीनों। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित राज्य बनाए? अभी देखिए, हमने तो बता ही दिया आपको, हमको नहीं पता था, अगला प्रश्न ही आ जाएगा। ठीक है, प्रशांत जी ने बहुत फास्ट उत्तर दिया, 14 राज्य और 6 संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न बनाया है। प्रिंस पटेल जी, आपका उत्तर एकदम सही है। इसमें तीनों ऊपर के सही है, चौथा ही गलत है। एक बार पढ़ देता हूं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यह भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, यह भी सही है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, गलत है। दादरा नगर हवेली में फ्रांसीसी उपनिवेश शासन थोड़ी था, यहाँ पे पुर्तगाली था, ठीक है ना, पुर्तगालियों का आधिपत्य था, तो डी ही गलत है, बाकी सही है। बहुत लॉजिकल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। तो प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ध्यान देने वाले बात है, यहाँ पर पूर्ण राज्य की बात नहीं की गई है, भारत का एक राज्य बनाया गया था। किसमें? ठीक है, शिल्पी श्रीवास्तव का सबसे पहले उत्तर आया है सी। 35वें संशोधन के अंतर्गत एक संबद्ध राज्य बनाया गया सिक्किम को, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत उसको पूर्ण राज्य का बना दिया गया भारत का सिक्किम को। ठीक है, 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा ठीक है, सब सही है। अमरीश चंचल जी, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो बी इसका उत्तर आपने सही बताया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, कैसे? कैसे बन सकता है बताइए, ये भी लॉजिकल प्रश्न है। बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना कैसे संभव है? ललित जी, आपका उत्तर सही है, बहुत कम लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। प्रिंस पटेल जी ने सही उत्तर दिया है, शिल्पी ने उत्तर दिया है,
अमरीश जी ने उत्तर दिया है सही, विवेक सिंह ने उत्तर सही दिया है। ठीक है, तो डी इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको हमने बताया अभी कि किसी राज्य से किसी क्षेत्र को काट कर एक अलग राज्य बनाना हो तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है। बाकी तीनों जो है इससे मतलब नहीं है। डी इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। संसद प्राधिकारवान है, संसद इस पर कानून निर्माण करेगी साधारण संशोधन के द्वारा। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? कालानुक्रम बताइए, क्या कालानुक्रम सही है इसमें से? मालूम है? आप लोग पढ़ाई करते हैं इसका मतलब। बहुत सही। मनीष उत्तम जी, बी इसका उत्तर बता रहे हैं, सही है। नागालैंड सबसे पहले, फिर हरियाणा 63 में, नागालैंड 66 में, हरियाणा, पंजाब हरियाणा 66। उसके बाद सिक्किम आपका 1975 देखा है आपने, अरुणाचल प्रदेश 1987। तो ये क्रम बी जो है सही है। आप क्रम को याद रख लीजिए, ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप तैयार कर लें। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953, महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 63 में, हरियाणा नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 72, त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों 1972 में सेम डेट को। सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 1987 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही सेम डेट को 20 फरवरी 1987 को। गोवा 25वां राज्य बनता है कब? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 26वां बनता है 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 27वां बनता है 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां राज्य बनता है 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना देश का 29वां राज्य बनता है 2 जून 2014 को। इतनी बातें आपको याद रखनी, हालांकि अब केवल 28 राज्य ही रह गए हैं। जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान भारत में मौजूद हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा? कुल 5 हैं, इन 5 में से कौन? बड़ा सरल प्रश्न है ये। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? भारतीय बैंक में धन जमा करके, ठीक है ना। बाकी जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूमि के सम्मिलन के द्वारा। 5 प्रकार हैं, 5 जो है तरीके से शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो डी इसका उत्तर होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में कई बार संशोधन हुआ, अभी हाल में भी संशोधन हुआ उसमें, जिसके कारण इतना हाय तौबा मचा हुआ था। सीए जो ले आया गया, नागरिकता संशोधन बिल 2019 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशकम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 तरीकों से। भारतीय बैंक, अभी जो नया सीए बिल आया था, इसमें कुछ वर्गों को पाकिस्तान और जो बांग्लादेश से आए हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक वर्ग हैं वहाँ के, उनके लिए कुछ छूट दी गई नागरिकता बिल के तहत, ठीक है ना। क्या डेट थी, किस डेट के बाद से आए हुए लोगों को छूट प्रदान की गई है? डेट आप लोगों को याद है? तो उस डेट के बाद से जो लोग आए हैं भारत में, और उस डेट तक आए हैं, सॉरी, और तो उतने लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उसमें जो रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण आदि के द्वारा जो
प्रावधान है पहले से, जैसे रजिस्ट्रीकरण में 7 वर्ष का प्रावधान है, इन सब प्रावधानों में थोड़ी छूट दी गई है इसमें। 2014 है डेट है, 2014 जनवरी है शायद, है ना। 19 जुलाई 1948 नहीं, मतलब किस डेट तक एक सीमा निर्धारित की गई है, उसी डेट तक जितने लोग आए हैं उन्हीं को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जितने प्रवासी हैं। 31 दिसंबर 2014, ठीक है आदित्य जी, आप सही बता रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 ये लॉक डेट है जो रखा गया है। इसके पहले जितने लोग आए हुए हैं इन तीनों देशों से, धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, चाहे वो उसी वर्ष क्यों ना आए हुए हों, उनके लिए उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसी पर पूरा बवाल था, पूरा विवाद इसी पर था। बीच में कोरोना आ गया तो सारे विवाद थम गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन हैं, इन पर विचार करिए कौन सा सही है। कौन से सही है बताइए इसमें। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। ठीक है अमरीश चंचल जी, आपका उत्तर सही है। पहला ही केवल सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी, ये गलत है। भारत में एकहरी नागरिकता, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, राज्यों के लिए नागरिकता अलग होती है यहाँ पे, तो राज्य एक अलग इकाई एक प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, तीसरा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 10 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 10 में प्रावधान किए गए हैं, तो केवल पहला ही सही है इसमें। इसका उत्तर जो हो जाएगा डी, केवल 1। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? शर्तें कौन रख सकता है नागरिकता के अर्जन हेतु? बताइए। ठीक है, मैं भूल गया था साउंड के बारे में, इसको हाथ में लेना है। ठीक है, आप सभी के उत्तर सही है। सबसे पहले उत्तर दिया है सोनी वर्मा ने। ठीक है, डी, संसद एकहरी नागरिकता है, तो राज्यों से कोई मतलब नहीं है, एकहरी नागरिकता है। पहली बात तो संसद को इसके बारे में अधिकार मिला हुआ है, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, और इसी नागरिकता जो अधिनियम 1955 बनाया संसद ने, अनुच्छेद 11 के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं संसद को, उसी के अंतर्गत बनाया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? बताइए, कितने वर्ष बिताने होंगे भारत में? सृष्टि गुप्ता जी सबसे पहले उत्तर आया है, और सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। सभी ने इसका सही उत्तर दिया, कोई गलत उत्तर, अच्छा गलत उत्तर भी है। आपने राहुल पांडे जी पुराना पढ़ लिया है लग रहा है, ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है आपकी। 7 वर्ष, ठीक है, सी इसका उत्तर होगा, 7 वर्ष। ये नागरिकता है, नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है इसको देख सकते हैं आप। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, अर्थात पाकिस्तान जो गए भारत। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में दिए हैं। भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
ये कहा गया कि अगर विदेशी राज्य की नागरिकता कोई स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा वो। अनुच्छेद 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। इसी के अंतर्गत तमाम जो प्रावधान हैं नागरिकता से वंचित करने के भी इसी में दिए हुए हैं। बाकी अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो जो नागरिकता अधिकार से संशोधन जो कानून बनते हैं संबंधी संसद के द्वारा अनुच्छेद 11 के तहत ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़िए। 5 शर्तें जो हैं उनमें जन्म से अगर नागरिकता जिसको प्राप्त है क्या है उसके लिए शर्तें। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1987 को या ये डेट से संबंधित है चीजें। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये जन्म से बाई बर्थ जो नागरिकता प्राप्त होती है। वंशानुगत में क्या है, बाई डिसेंट 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों। कब से? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के मध्य देश के बाहर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो उसके जन्म के समय जो पिता हो उसके भारतीय नागरिक हो। एक ये कंडीशन है। दूसरा है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो ये 2 कंडीशन। पंजीकरण द्वारा जो है भारतीय मूल का व्यक्ति जो अभी प्रश्न आया था जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। या फिर दूसरा है भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। तीसरा है भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ये पंजीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो। ये कंडीशन महत्वपूर्ण है। अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करना। 8वीं अनुसूची अगर किसी देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करना है तो देशीकरण द्वारा नागरिक हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। ये महत्वपूर्ण देखिए, अच्छे चरित्र वाला हो। एक ये इतनी कंडीशंस दी हुई हैं। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। और अंतिम है, नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर नागरिकता अपने आप मिल जाएगी जो भी उस क्षेत्र का व्यक्ति रहेगा। पॉलिटी की क्लास ली तो थी। पॉलिटी की क्लास ली थी हमने, आज सुबह ही ली थी। 8 बजे मेरी क्लास आई थी, लाइव क्लास आई थी। हाँ, कल शायद कल नहीं ली थी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमने बताया ना आपको कि आज ये दूसरा लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा लैपटॉप है वो ख़राब हो गया, उसको बनने के लिए मैंने दिया है। दैट्स वाई ये इतना इक्विपमेंट्स लगाना पड़ा और हाथ में पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉइस सपोर्ट नहीं है इसमें। अभी आप लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें, नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स का आएगा, आप लोग एक बार देख लें, रिवीजन कर लें उससे। हालांकि मैंने एक बार दिया हुआ है। ये आज हो गया, आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि नागरिकता और जो अर्थात आपका भाग 2 संघ राज्य वाला और जो भाग 3 है
ये दोनों हमने कंप्लीट करवा दिया आज। अब क्या, जी जी हमको पता है, इसीलिए हमने दूसरे लैपटॉप का आज लैपटॉप की व्यवस्था की कि क्रम बिगड़े न, 2-3 दिन तक न ये प्रॉब्लम आए, तब तक मेरा लैपटॉप जो है आ जाएगा। कल महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग करेंगे मूल अधिकार, ठीक है। कल महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार हम लोग देखेंगे। अब मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, और मूल मूल अधिकार के बाद संघ, फिर राज। अब जितने भी आएंगे वहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इधर 2 से जो प्रश्न बनते हैं हम इतने में, इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है, इतना पढ़ लीजिए बस। हिंदी की क्लास कल प्रिंस जी आई थी कल, आप देख सकते हैं, शायद देखा भी था आपने, आपका कमेंट मैंने देखा था उसमें। हिंदी क्लास कल आई थी, वो व्याकरण की थी। अभी वाकाबुलरी की क्लास में ले आऊँगा जल्द। इस हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा आपका 2018 मेंस का, ठीक है। चक्की पी सिंह जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह इन्वॉल्व रहिए, इन्वॉल्व रहने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, चीज़ें। अब इसमें जितना कॉन्सेप्ट था, इसमें कितना कॉन्सेप्ट आप ले आएंगे, जो जरूरी है परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण है। बाकी हमने आपको जो अनुच्छेदों का एक वीडियो दिया है वो आप लोगों ने देखा नहीं है लग रहा है, परसों दिया था, अनुच्छेदों पर चर्चा की थी, एक एक अनुच्छेद पर। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है सभी अनुच्छेदों के विषय में, तो वो वीडियो आप अवश्य देखें। लोअर पीसीएस का कट ऑफ 95 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जनरल कट ऑफ, जो प्रीलिम्स आपने दिया है। ठीक है, सेशन क्लोज करते हैं दोस्तों। कोई स्पेशल क्लास अभी है नहीं आजकल में, इसलिए जब स्पेशल क्लास रहेगी तो मैं अभी इसी रात में जो मेरा वीडियो रहेगा मैं आपको बता दिया करूँगा, आप स्पेशल क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, आज देख लीजिएगा वो वीडियो। तो अभी क्लोज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।